हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। मैं राकेश कुमार आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है आपका दंती दुर्ग, बी है कृष्ण प्रथम और सी है इंद्र द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि अगर पूछ दे आपसे कि दंती दुर्ग जो है इसकी स्थापना कौन सी सदी में की थी, तो ये 8वीं सदी में 8वीं सदी में इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है क्या पूछ रहा है हमसे, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए वल्लाल सेन, ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन, ऑप्शन नंबर सी विजय सेन या ऑप्शन नंबर डी सूर्य सेन। जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज या ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा छठा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए। तो ये बताना है आपको कि दिनार, ड्रम, रूपक और स्वर्ण, इस सही विकल्प को चुनना है दोस्तों कि इसमें जो है केवल 4 होगा या केवल 1 होगा या केवल 1 और 3 होगा या फिर 1 और 4 होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो होगा 1 और 4। तो गुप्त राजाओं ने दिनार और स्वर्ण मुद्राएं चलवाए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए, सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाण को एक और चीज़ भी कहा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कुषाण को तुषारी लोग भी कहा जाता था, तुषारी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए 8वां प्रश्न की बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ या ऑप्शन सी संप्रीति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बृहद्रथ। जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो था बृहद्रथ। इसके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है दोस्तों, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। तो ऑप्शन ए है आपका अश्वघोष, ऑप्शन बी है महाकश्यप, ऑप्शन सी है मोगलीपुत्तिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्तिस, जो कि बौद्ध धर्म के भिक्षु और बहुत बड़े विद्वान थे। वो जो थे अशोक
और उनके पुत्र जो थे महेंद्र। इन दोनों के ये आध्यात्मिक गुरु भी थे, मोगलीपुत्र तीस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? आपका ऑप्शन नंबर ए है सौत्रामणि, ऑप्शन बी राजसयु, ऑप्शन सी पुत्रज्येष्ठी या ऑप्शन डी अश्वमेघ। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका सौत्रामणि इज द राइट आंसर। ये वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कि 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए है परुषणी, या ऑप्शन बी वितिस्ता, या गंगा, या ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, परुषणी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी नदी के किनारे जो है दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। इनमें भारत जन के राजा सुदास जो थे, सुदास ने ही 10 राजाओं के संघ को हराया था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 12 नंबर हमसे क्या कह रहा है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन नंबर सी है धर्मपाल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल होगा। धर्मपाल ही सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के जो है पाल वंश राजा धर्मपाल ने किए थे। ये जो है धर्मपाल बंगाल के पाल वंश के राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए सोमपुरी, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी जो है जगदल, या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदल इज द राइट आंसर। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है रामपाल ने की थी। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए है आपका लिच्छवी, ऑप्शन नंबर बी कोली, ऑप्शन सी सोलंकी, या ऑप्शन डी शाक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोली जो है इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की जो माँ महामाया क्षत्रिय वंश के कुलय वंश की रानी थी, उनका विवाह जो है क्षत्रिय शाक्यवंशी सुदोधन से हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए भट्टारक, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, या ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी जो है गोपाल, और ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, या समुद्रगुप्त। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विकास इन्हीं के काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। बहुत सारे बच्चे इसमें उलझन में पड़ जाते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन ए हिनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी जो है वज्रयान, या ऑप्शन डी जो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिनयान।
हिनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था, न कि मूर्ति पूजा पर। और ये बौद्ध को भगवान जो बुद्ध हैं इनको भगवान भी नहीं मानते थे ये लोग। हिनयान धर्म के जितने भी अनुयायी हैं ये भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमसे क्या कह रहा है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अभिधम पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूक्त पिटक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विनय पिटक जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता था। चलिए प्रश्न संख्या 20 के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ऑप्शन ए है आपका अभिधम पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूक्त पिटक या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि गौतम बुद्ध के महायान पंथ का विकास किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए है आपका अशोक, कलाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु। तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि बुद्ध धर्म का महायान और हिनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और या ऑप्शन डी चतुर्थ में। तो इसका जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म का महायान और हिनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो था वसुमित्र थे एवं इसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष घोष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है महाकाश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र या ऑप्शन सी मोगलीपुत्र या ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इसका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाकाश्यप जो है इसके बौद्ध धर्म के संगीति के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है महाकाश्यप, वसुमित्र या मोगलीपुत्र या सबकमी। तो इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सबकमी इज द राइट आंसर। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबकमी थे दोस्तों। और दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में हुई थी दोस्तों। ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि किस काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के काल में या कलाशोक के या अजातशत्रु या कनिष्क के काल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 72 ईस्वी में हुई थी और ये कनिष्क काल में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे और यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल या ऑप्शन सी चक्र या ऑप्शन डी स्तूप। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा इज द राइट आंसर। घोड़ा जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग के चिन्ह को बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के निर्माण का चिन्ह कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका कमल, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी जो है घोड़ा और ऑप्शन डी जो है बोधि वृक्ष। चलिए जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोधि वृक्ष इज द राइट आंसर। जो गौतम बुद्ध के निर्माण का चिन्ह बताता है वो बोधि वृक्ष है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है? तो ये आपका ऑप्शन है ए बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा और ऑप्शन नंबर डी है चक्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल जो है गौतम बुद्ध के जीवन के चिन्ह को बताता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ऑप्शन ए चन्ना, ऑप्शन बी कंथक, ऑप्शन सी देवदत्त या ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चना इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। तो ऑप्शन ए जो है सारथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी नौकर या ऑप्शन डी पत्नी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। घोड़ा जो है गौतम बुद्ध के जीवन में कंथक का संबंध था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी वेद और ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वेद व्यास ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बोगाजकोई अभिलेख कहाँ खोजा गया। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया या ऑप्शन डी टर्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टर्की में बोगाजकोई अभिलेख पाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन बी वाघभट्ट, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी पढ़नी। किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाघभट्ट जो थे अष्टांग संग्रहों की रचना की थी इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था। ऑप्शन ए है आपका चालुक्य, पल्लव और पांडव या ऑप्शन बी है चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव या ऑप्शन सी है चालुक्य, परमार और सोलंकी या ऑप्शन डी चोल, चेर और पांडे। इसका जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोरमंडल शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका चेर, ऑप्शन बी जो है चोल, ऑप्शन सी पांडे एवं ऑप्शन डी पल्लव है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन ए है आपका कि पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ऑप्शन बी चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से होगा कोई नहीं। मैंने आपको इसीलिए ये प्रश्न डाला ताकि ये आपको याद हो जाए कि पांड्य वंश की राजधानी जो थी वो मदुरई थी और चेरों की राजधानी वंशी थी और विदेह की राजधानी मिथिला थी। ये आपको याद करने में आसानी भी हो गया और प्रश्न भी हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमसे क्या पूछा कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है किसके लिए समर्पित है। अग्नि के लिए, वरुण के लिए, इंद्र के लिए या सोम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था। ऑप्शन ए अंतिचक, ऑप्शन बी बसरा, ऑप्शन सी चंदीमानु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंतिचक गांव में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि जो महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है। क्रकुचंद को, अमिताभ को, मैत्रेय को, कनकमुनि को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय को महायान बौद्ध धर्म के भविष्य बुद्ध कहा गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था। ऑप्शन ए है आपका प्रतिहार और परमार, ऑप्शन बी जो है प्रतिहार और चंदेल, ऑप्शन सी जो है प्रतिहार और चोल या ऑप्शन डी प्रतिहार और पोल। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिहार और पोल। दोस्तों 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में जो थे गुर्जर प्रतिहार थे और बंगाल में जो है पाल वंश थे तथा दक्कन में जो है राष्ट्रकूट थे। यही वंश जो है तीनों वंश प्रमुख थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों
कौन सा वंश जो है ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? ऑप्शन ए है आपका सेन, ऑप्शन बी जो है पाल, और ऑप्शन सी जो है प्रतिहार, और ऑप्शन डी जो है चालुक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेन जो था ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि इनमें जो कौन सा मिलान है सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि जो ये मिलान है इनमें से चारों में से कोई एक गलत है। आपका पहला ऑप्शन है नागनाद हर्ष, ऑप्शन नंबर बी जो है मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, और ऑप्शन सी जो है मृच्छकटिक शूद्रक, ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो है मिलान गलत है। रत्नावली जो है दोस्तों ये ताइन ने लिखा था, ना कि राजशेखर ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है दोस्तों कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, या ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्यवर्धन जो है परम सौगाती की उपाधि धारण। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? ऑप्शन ए पल्लव, या ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन सी चोल, या ऑप्शन डी वर्धन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव जो है ये गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया गुप्त राजाओं के बाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किन सतवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए है सतकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, या यज्ञश्री सतकर्णी, या हाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतकर्णी प्रथम जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम राजा नाम के सिक्के जारी किए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। योद्धदेव का प्रमुख स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मगध, या ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोहतक इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है हमसे क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी जो है मंतराज, ऑप्शन सी नीलराज, या ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त जो है कांची के उस समय राजा थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया था? तो ऑप्शन ए है आपका हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, या ऑप्शन नंबर डी जो है प्रवरसेन प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रवरसेन प्रथम ने ही 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए है डी.आर. भंडारकर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर किंगहम, या आर.पी. चंद, या ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक रोमन साहित्य में कहा था। अब चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज का क्या है दोस्तों कि किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो ये ऑप्शन ए है आपका मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी जो है चोल। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का जो प्रश्न है दोस्तों उसके तरफ चलते हैं। अगर वीडियो ये आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैं आगे भी इसी तरह प्राचीन भारत के और भी वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। चलिए आज का जो प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है ये है महासंघिक निकाय का विकास कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वैशाली, ऑप्शन नंबर बी है विज्जी, और ऑप्शन नंबर सी है आपका पाटलिपुत्र, और ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी।
ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।